प्रिय छात्राओं, आइए आज हम हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर अपनी बात करते हैं। आपको उपन्यास के बारे में बता दिया गया, नाटक के बारे में बता दिया गया। अब बात करते हैं कहानी की। कहानी, जैसा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आभास होगा, कहानी एक ऐसी विधा है जो जीवन के किसी संवेदनशील हिस्से को आधार बना करके हम रचना करते हैं। जीवन का कोई एक संवेदनशील हिस्सा। उपन्यास में तो पूरे जीवन को हम ले सकते हैं, लेकिन कहानी में पूरा जीवन नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि कहानी छोटी कहानी होती है जिसको एक ही बैठक में पढ़ा जा सके। अगर वो लंबी कहानी हो जाएगी, बड़ी कथा हो जाएगी, तो वो एक बैठक में नहीं पढ़ा जा सकता है। तो कहानियाँ छोटी होती हैं। तो अगर हम कहानियों का इतिहास भी हमारे भारत में बहुत पुराना रहा है। संस्कृत में बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई। 10 कुमार चरितम में कहानियाँ हैं, फिर पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, और पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हुई। पशु पक्षियों को आधार बना करके लिखी गई थी, और कुछ राजकुमारियों को उनसे शिक्षा दी गई थी। तो कहानियाँ पूरे विश्व में ही प्रचलित हैं, हमारे भारत में भी उसी तरह से प्रचलित हैं। लेकिन क्योंकि हमें बात करना है कि हमारी हिंदी में ये कहानियाँ कब से आई हैं, तो हमारी हिंदी में जब से ये कहानियाँ आई हैं उन्हीं को हम कहेंगे उद्भव। उद्भव कहते हैं उत्पन्न होने को, कब से वो उत्पन्न हुई। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाओं में जैसी छोटी छोटी आख्याएँ या कहानियाँ निकला करती हैं, वैसी कहानियों की रचना गल्प के नाम से बंग भाषा यानी बंगला भाषा में चल पड़ी थी। ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक और भाव व्यंजक खंड चित्रों के रूप में होती थी। खंड चित्र, जैसा हमने आपको बताया कि जीवन के किसी एक टुकड़े को लेकर के, एक हिस्से को लेकर के कहानी रची जाती है। इसलिए यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने खंड चित्र का इस्तेमाल किया है। तो बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका निकाली थी, तब उसमें छोटी छोटी कहानियाँ हमें लिखी मिलती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हिंदी कहानी के 5 सोपान सामने आते हैं। पहला सोपान है उत्थान काल, जिसको कहेंगे कि कहानी की शुरुआत हुई हिंदी में तो सन 1900 से 1910, यानी 10 साल के बीच का समय है। फिर दूसरा उत्थान काल आया 1911 से 1919 तक। तीसरा आया 1920 से 1935 तक। फिर चौथा आया 1936 से 1950 तक। और उसके बाद नई कहानी का पैटर्न चल पड़ा, जो सन 1950 से अब तक वो चला ही आ रहा है। तो अब प्रथम उत्थान की जब हम बात करते हैं, तो प्रथम उत्थान में कुछ लोगों के नाम आते हैं जिन्होंने कहानियाँ लिखी, और जिन पर थोड़ा इस तरह का विवाद भी हुआ कि भाई किसकी कहानी सबसे पहली मानी जाएगी। तो कुछ लोगों ने, किशोरी लाल गोस्वामी एक लेखक थे, उन्होंने एक इंदुमती नामक कहानी लिखी। इंदुमती 1900 में वो प्रकाशित हुई थी। लेकिन ये कहानी शेक्सपियर ने एक इंग्लिश में नाटक लिखा था टेम्पेस्ट, उसका ये एक तरह से हिंदी अनुवाद था। और बाद में एक और कहानी आई जिसका नाम था मन की चंचलता। इसको किसी ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। लेकिन उसके बाद एक कहानी लिखी गई, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी को इंसाअल्लाह खान ने ये लिखी थी, तो इस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना। और ये कहानी 1803 में लिखी थी, यानी कि ये और भी पहले 1900 से पहले लिखी थी, तो इसको माना गया। और लेकिन 1900 में एक और कहानी लिखी गई इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की। और इसके बाद 1903 में लिखी गई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही अपनी कहानी लिखी थी 11 वर्ष का समय। और इसी समय एक और कहानी लिखी गई 1903 में ही, दुलाई वाली। तो ये दुलाई वाली कहानी, इसको कुछ लोगों ने हिंदी की सर्वप्रथम कहानी माना है।
लेकिन दुलाई वाली कहानी लिखी किसने थी, इसके बारे में लोगों को कन्फ्यूजन है। कुछ लोगों का विचार है कि गिरिजा दत्त बाजपेयी ने ये कहानी लिखी है 1903 में, और कुछ लोगों ने दुलाई वाली को ही हिंदी की पहली कहानी माना है। वो इसलिए भी माना है कि जो कहानियाँ लिखी गई उनमें साहित्यिकता का कुछ का अभाव था, कुछ मतलब 1900 के बाद लिखी गई, तो लोगों ने कहा कि भाई इसी कहानी को मानना चाहिए क्योंकि इसमें कहानी के सारे तत्व विद्यमान थे और ये सांस्कृतिक दृष्टि से यही हिंदी की मौलिक कहानी बनी। तो भगवती चरण वर्मा के बाद क्योंकि इन्हीं दिनों आगे तो लिख ही रहे थे, इसके साथ ही दो नाम और जुड़ते हैं बाद में। एक तो इलाचंद्र जोशी, इनकी कहानियाँ रोमांटिक, छाया, आहुति, दिवाली और होली, ये भी मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। इलाचंद्र जोशी पहाड़ के लेखक हैं, तो इनकी कहानियों में जो शहर की संस्कृति है उस पर आधारित इन्होंने लिखा है। इसके बाद एक नाम आता है उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क की जो कहानियाँ हैं वो हमारे जो घरेलू परिवेश है, हमारा जो जीवन है परिवार का, घर का, उन पर जो स्थितियां हैं घर के जो संघर्ष हैं उनको आधार बना करके लिखा है। यानी इनका विषय क्या है, समाज से जुड़ी समस्याएं। पिंजरा, पाषाण, मोती, खिलौने, चट्टान, इनकी कहानियों के नाम हैं। फिर इसी के साथ यशपाल की कहानियाँ आती हैं। यशपाल ने यूँ तो काफ़ी ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन इनकी कहानियाँ ऐतिहासिक होते हुए भी सामाजिक विषमताओं पर आधारित हैं। मतलब इतिहास में भी क्या है, समाज की विषमता। यशपाल ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था दिव्या, जो बौद्धों का समय था, उस समय का बड़ा मार्मिक वर्णन दिव्या उपन्यास में लिखा था। तो उसी तरह से यशपाल ने जो कहानियाँ लिखी हैं, पराया सुख, ज्ञान दान, जबरदस्ती, तो इस तरह की इनकी कहानियाँ हैं और ये बहुत ही अच्छे कहानीकार हैं। इसके बाद आता है नई कहानी। नई कहानी से तात्पर्य है कि कहानियों में क्योंकि एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, नई कहानियों में क्या खास बात हुई। एक खास बात तो ये हुई कि बहुत सारी लेखिकाएं जुड़ गईं। पहले लेखिकाएं नहीं थी, उसके बाद कहानियों में लेखिकाएं जुड़ गईं, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, रजनी पनीकर, सलमा सिद्दीकी, मेहरुन्निसा परवेज, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो इस समय मुझे याद नहीं आ रहे। तो ये मृणाल पांडे जैसे, तो ये इन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी। और नई कहानियों में जो लेखक हैं वो दूसरे लक्ष्मी नारायण लाल, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, डॉक्टर रांगे राघव, अजित कुमार, भीष्म साहनी, श्रीकांत वर्मा, हरिशंकर परसाई, निर्मल वर्मा, ये कहानीकार हैं। इनके अपने अपने ढंग लिखने के पैटर्न हैं। जैसे रांगे राघव, देखिए जब हमने उपन्यास के बारे में बात की थी तो रांगे राघव के बारे में हमने ये कहा था कि इन्होंने आदिवासी जीवन को आधार बना करके, बंजारा कल्चर उसको आधार बना करके उपन्यास लिखे थे। तो इसी तरह से इनकी कहानियाँ भी लगभग उसी तरह के पैटर्न पर लिखी हैं। भीष्म साहनी की जब हम बात करें तो भीष्म साहनी की जो कहानियाँ हैं उसमें जो नीची समझी जाने वाली जातियाँ हैं उनको लेकर के इन्होंने लिखा है। यानी अब इस समय अछूत कहे जाने वाले लोगों के जीवन को आधार बना करके भी कहानियाँ लिखी जाने लगी, जो कि पहले नहीं लिखी जाती थी। तो नई कहानी में कुछ नई बातें हुई। पहली नई बात ये हुई कि महिला लेखकों ने लिखा, और जिसको हम कहते हैं स्त्री विमर्श, विमर्श यानी चिंतन, स्त्री के जीवन को आधार बना करके, स्त्री केंद्र में है जिसके, ऐसी कहानी लिखी जाने लगी। तो महिला लेखकों ने लिखी। और श्रीकांत वर्मा ने जो कहानियाँ लिखी उसमें सामाजिक परिवेश को आधार बना करके लिखा। हरिशंकर परसाई की कहानियाँ हैं वो हैं तो समाज की ही, लेकिन उसमें हास्य और व्यंग बहुत प्रधान है। व्यंग मतलब कोई जैसे किसी तरह की रूढ़ियाँ समाज में प्रचलित हैं तो उनको आधार बना करके, या रूढ़ियाँ हैं या मान्यताएं हैं
तो उनको आधार बना करके बड़े व्यंग्यात्मक और बड़े हास्य प्रधान ढंग के इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। निर्मल वर्मा ने जो कहानियाँ लिखी हैं उसमें मनोविश्लेषण है इनकी। जैसे निर्मल वर्मा की एक परिंदे कहानी थी जो नैनीताल की कल्चर पर आधारित लिखी थी, वो कहानी लिखी थी। तो इस तरह की इनकी कहानियों में मनोविश्लेषण मिलता है। तो नई कहानियों में हमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मिलती है? मनोविश्लेषण और सामाजिक समस्याएं और साथ में हास्य व्यंग। ये जो है ना, इस तरह की कहानियाँ हमें मिलती हैं। और कहानीकार तो इतने हुए हैं कि इनकी तो लंबी फेहरिस्त बना ली जाए फिर भी कम पड़े। लेकिन हम यहाँ पर हर उत्थान में हम उन लेखकों को लेते हैं जिनकी कहानियाँ बेहद प्रसिद्ध हुई और साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यूँ तो अगर आज जितने लोग कहानी लिख रहे हैं या जिन्होंने लिखी है, अगर सारी पत्रिकाओं को बटोरा जाए तो एक पूरा कमरा भर जाए और फिर भी कम पड़े, तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। कहानी एक ऐसी विधा है जो हमेशा चलती ही रहती है। अब कहानियों में लेटेस्ट मतलब कहना चाहिए कि पैटर्न का आया, लेटेस्ट फैशन समझ लो, पैटर्न समझ लो। वो क्या चीज़ है? वो ये है कि आज की कहानियाँ आज के जटिल जीवन को आधार बना करके लिखी गई हैं। उसमें मनोविज्ञान भी है, उसमें जीवन की जटिलता भी है, उसमें समाज की विषमता भी है, उसमें ठेठ यथार्थ भी है। तो आज की कहानियों के विषय कोई ना तो बहुत अमीर की बात आज हो रही, ना बहुत गरीब की बात आज हो रही है, बल्कि आज की कहानियों के विषय में मूल में ये है कि जो गरीब आदमी है उसके अंदर कौन सी समस्याएं हैं उसकी भी बात होती है, और जो अमीर आदमी है उसके अंदर कौन सी समस्याएं हैं उसकी भी बात होती है। यानी आज की कहानियों का विषय बहुआयामी है, कोई एक विषय नहीं है, ढेरों विषय है जिसमें टेक्निक भी घुस गई है, बाजारवाद भी हावी हो गया है। तो आज की कहानियों के डिफरेंट विषय हैं। आज की कहानी में जो खास बात है वो है कि जटिलता आ गई है, जो शब्दों की जटिलता है वो आज की कहानी में आ गई है। और आज की कहानी लिखने के तरीके मतलब क्योंकि आज उसका टेक्निक का युग है, इलेक्ट्रॉनिक का युग है, तो मोबाइल पर कहानी लिखी जाती हैं, ब्लॉग में लिखी जाती हैं, और भी कहानी के बहुत प्रकार बन गए हैं, उसमें लिखी जाती हैं, अखबारों में लिखी जाती हैं, पत्रिकाओं में लिखी जाती हैं। तो कहानी लिखने की बहुत तरीके आज के समय में प्रचलित हो गए जो कि पहले नहीं थे। तो कहानी का भविष्य भी आज कहना चाहिए कि उज्जवल है। और कहानी एक ऐसी विधा है जो हमेशा चलती रहेगी। कहानी का देखिए, कहानी का जो बड़ा रूप है उसको कथा कहते हैं, और कहानी का जो सबसे छोटा रूप है उसको जो है लघु कथा कहते हैं। लघु कथा आधे पन्ने से भी आधे पन्ने में आ सकती है। वो छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी क्षणिकाएँ होती हैं, वो लिखी जाती हैं। वो किस लिए लिखी जाती हैं कि चलते चलाते बस हमारी दृष्टि पड़े, 5 मिनट में हम उसको पढ़ लें और हमारे चित्त पर वो छप भी जाए। तो किसी एक खास संवेदना को लेकर के इस तरह से लिखी जाती हैं। और बड़े बड़े कथानक भी लिखे जाते हैं, जो बड़ी पत्रिकाओं में बड़े कथानक लिख दिए जाते हैं। कभी कभी एक पत्रिका नहीं तो धारावाहिक रूप से उसके दूसरे या तीसरे खंड में उसका समापन होता है। तो इस तरह की भी कहानियाँ बीच में लिखी गई हैं। जैसे धर्मयुग पत्रिका, एक पत्रिका साप्ताहिक हिंदुस्तान चलती थी, एक पत्रिका दिनमान चलती थी, और हमारे इस समय भी बहुत सारी साहित्यिक पत्रिकाएं चलती हैं। साहित्य अमृत है, कथा देश है, कादम्बनी है, पाखी है। तो इस तरह की साहित्यिक पत्रिकाओं में बहुत ही उत्कृष्ट तरह की कहानियाँ लिखी जाती हैं। वो तो यदि आप लोग पढ़ना चाहें तो इन साहित्यिक पत्रिकाओं की कहानियों को अगर आप पढ़ें तब आपको समझ में आएगा कि हमारी कहानी आज किस दिशा में जा रही है। और अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहेंगी तो आपको अंतर पता ही नहीं चलेगा कि पहले से और अब की कहानी में क्या अंतर हुआ है। तो ये हमने आपको कहानी का उद्भव और विकास बताया है।